दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 3.4 का पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले उसे देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हम आ चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 4 से 5 पार्ट हैं, तो सबको एक एक करके करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमारे पास है। पहले तो क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से कीजिए। जो हमें ये संख्याएं दी हुई होंगी, इनकी समीकरणें बनानी है और उनको विलोपन विधि से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी अगर हम अंश, कोई भी संख्या हमारे पास, उसमें अंश में हम 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो हमारे पास क्या आती है, भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, हमने भिन्न का पता लगाना है दिए हुए आंकड़ों के अनुसार। तो चलिए करते हैं। पहले हमने क्या मानना है, इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। माना, घबराने की कोई बात नहीं है, बड़ी आसानी से करवाऊंगा। माना अंश इक्वल टू x। आज फिर बता देता हूं मैं, हमारे पास कोई भी बट्टे में संख्या लिखी हुई हो ऐसे, तो ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाली को हम कहते हैं हर। ठीक है, तो माना अंश x है, तो माना हर इक्वल टू y है। अब इसने क्या कहा है, अब इसको सही रूप में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, x बटे y, क्योंकि भिन्न ऐसे ही होती है। अगर हम 5 और 2 को भिन्न के रूप में लिखे तो 5 बटे 2 लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार x और y। अब इसने कहा है कि अगर हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश क्या है, x में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, यानी y में से 1 घटा दें, तो हमारे पास भिन्न क्या आती है, 1 आती है। तो देखिए, अगर हम x में 1 जोड़ दें, यानी अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो हमारे पास इक्वल टू क्या आती है, भिन्न 1। ठीक है, आपको बहुत बेसिक समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 by 1 हम अगर ऐसे कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, इसके हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्रॉस गुणा करेंगे। अब इसके गुणा करेंगे तो 1 की इसके साथ करेंगे तो ये 1x + 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और अगर 1 की इसके साथ करेंगे तो ये भी y - 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, वेरिएबल वाली टर्म को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, और कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड को ले आएंगे। तो देखिए, x, अगर ये y यहाँ पर प्लस का तो इधर आ गया तो -y इक्वल टू, ये -1 है, और ये प्लस का तो ये इधर आ गया तो -1 हो जाएगा। -1 समीकरण क्या बनती है हमारे पास, x - y इक्वल टू -2। यहाँ से हमारे पास समीकरण 1 आ गई है। अब देखिए, समीकरण 2 बनाते हैं हम। यदि हर में 1 जोड़ दें, अब ये कहता है कि अगर हम अंश में ना जोड़ें, यदि हर में, बस कुल हर में 1 जोड़ दें, तो हमारे पास क्या आती है, 1/2 हो जाती है भिन्न। तो देखिए, x y + 1 हर में जोड़ना, बस हमने अंश में कुछ नहीं बदलाव करना है, तो ये हमारे पास क्या आती है, 1/2 आती है। ये दूसरी समीकरण बना रहे हैं हम, दूसरी समीकरण। देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनकी। तो अगर इसकी 2 के साथ करेंगे तो 2x आएगा हमारे पास, और इसकी 1 के साथ करेंगे तो एज इट इज ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 1 के साथ तो किसी की कर लो, ऐसे का ऐसे ही रहना है। अब देखिए, ये x वाली टर्म को, y जो वेरिएबल है इसको हम इधर ले आएंगे, ये यहाँ पर प्लस है तो इधर आकर माइनस, तो हमारे पास क्या आता है, 2x - y इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाता है, 1। तो ये हमारे पास समीकरण 2 है। अब हमने इसका विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास y का गुणांक क्या है, 1 है, यानी कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर भी -y का कोफिशिएंट 1 है। तो हमारे पास हम बिना किसी
के साथ गुणा करें, y को कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण एक को समीकरण 2 से घटाने पर या समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर कुछ बदलाव नहीं होता, आंसर हमारे सेम ही आने हैं। देखिए तो अब समीकरण 2 हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, समीकरण 1 हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए घटाते हैं, अगर 2x में से 1x हम घटा दे तो हमारे पास क्या बचता है, x बचता है। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा यार, x। अब ये माइनस का तो ये प्लस का होगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट, y वाली टर्म हमारी कैंसिल, इक्वल टू अब ये हमारे पास क्या होगा प्लस, तो 2 प्लस 1 यानी 2 और 1 हमारे पास क्या आता है 3, तो x इक्वल टू हमारे पास यहाँ से क्या आता है 3। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब x की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, मैं यहाँ पर 1 में रख के दिखा देता हूँ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। x की जगह हमें क्या रखना है 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 2। अब ये देखिए ये 3 यहाँ पर प्लस का है तो ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 है और ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 5। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू हमारे पास क्या आया 5। अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, x इक्वल टू है हमारे पास 3 और y इक्वल टू हमारे पास 5, तो अंश है हमारे पास 3 और हर है हमारे पास 5, हमने ये निकाल दिया है। अब देखिए इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, 3/5, ये हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले जो बीत गए वे 5 वर्ष, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी जब 5 वर्ष पहले नूरी की आयु थी वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, यानी अब से 10 वर्ष बाद, ये पहले का दे दिया 5 वर्ष, अब 10 वर्ष बाद क्या होगा, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी पहले कितनी गुनी थी, नूरी की आयु 3 गुनी थी, अब 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले मान लेते हैं इनकी वर्तमान आयु, क्योंकि जब हमें वर्तमान आयु पता होगी तभी तो हम भविष्य की और भूतकाल की आयु को पता लगा सकेंगे। तो माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु हम x मान लेते हैं। मानना सोनू की वर्तमान आयु इक्वल टू हम मान लेते हैं y। अब देखिए इसने क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले। अब मैं आपको कह दूं कि आपकी उम्र आज 10 साल की है, तो 5 वर्ष पहले आपकी कितनी थी, आप बता देंगे कि 5 साल की। क्यों, क्योंकि 10 में से आपने 5 घटा दिया। तो अब अगर नूरी की आयु x है तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, x में से हम 5 घटा देंगे। सोनू की आयु y है तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, हम y में से 5 घटा देंगे। तो देखिए प्रश्नानुसार बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा अभी आपको। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है, x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु इक्वल टू y माइनस 5। अब इसने क्या कहा है कि नूरी की आयु जो है 5 वर्ष पूर्व वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु कितनी है, x माइनस 5 और सोनू की y माइनस 5।
अगर हमने ये नूरी की आयु के बराबर इसकी आयु बनानी है तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे? 3 से, क्योंकि नूरी की आयु इसकी 3 गुनी थी। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए x - 5 इक्वल टू 3y - 15 हमारे पास गुणा करने पर 3 से y को करेंगे और 3 से 5 को करेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आएगा। अब देखिए वेरिएबल वाली टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड को। देखिए ये 3y है, यहाँ पर प्लस है तो इधर आकर माइनस, और ये 5 या माइनस है तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा। x - 3y इक्वल टू ये माइनस का 15 है और ये यहाँ पर आकर प्लस का 5 हो जाएगा तो हमारे पास -10 बचेगा। ये हमारे पास समीकरण 1 है। अब देखिए दूसरी शर्त अनुसार इसने क्या कहा है? 10 वर्ष बाद, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु। अगर आज आपकी आयु 10 साल की है तो 10 वर्ष बाद आपकी कितनी हो जाएगी? 20 साल की, क्योंकि आज की आयु में हम जोड़ देंगे। तो नूरी की वर्तमान आयु है x, और अगर नूरी की 10 साल बाद की आयु हमें प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे? x + 10। बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है। 10 वर्ष बाद अब हम सोनू की आयु निकाल लेते हैं। सोनू की आयु, आपको इंजॉय करते हुए मैथ सीखना है भाई, कोई परेशानी नहीं है। y + 10, ठीक है। अब देखिए इसने क्या कहा है कि 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु वो सोनू की आयु की कितनी गुनी रह जाएगी? 2 गुनी रह जाएगी। तो देखिए x + 10 इक्वल टू y + 10 है। ये नूरी की आयु ये बराबर कब होगी? जब सोनू की आयु को हम 2 से गुणा कर देंगे 10 वर्ष बाद, ठीक है, क्योंकि नूरी की आयु इक्वल है 2 गुनी आयु सोनू की। देखिए अब x + 10 अगर इसको हम सोल्व कर ले तो 2 से इसके साथ 2y और इसके साथ यहाँ पर हमारे पास 20 आता है, क्योंकि 2 के साथ हमने गुणा कर ली। अब वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही करना है, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड को। तो ये 2 यहाँ पर प्लस का है, 2y यहाँ पर आकर माइनस का, तो x - 2y इक्वल टू ये 10 यहाँ पर प्लस है तो इधर आकर माइनस का। अगर 20 में से 10 गया तो हमारे पास क्या आएगा? 10। तो ये हमारे पास आ गया समीकरण 2। ये -10 है, ये +10 है। अब देखिए अब हमने क्या करना है? विलोपन विधि से इनका हल करना है, बिल्कुल आसान है। तो देखिए हमारे पास यहाँ भी x का जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है 1 और यहाँ पर भी 1 है, तो हमने किसी के साथ गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही घटा देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए समीकरण 1 से हम समीकरण 2 को घटा दें। समीकरण 1 हमारे पास है x - 3y इक्वल टू -10, और समीकरण 2 है हमारे पास x - 2y इक्वल टू 10। तो देखिए ये माइनस का होगा, कैंसिल आउट, ये प्लस का होगा, तो माइनस का 3 और प्लस का 2 हमारे पास क्या था? -1 -y आ गया इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस का होगा -10 और -10 तो -20, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 20, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 20। तो अब क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 2 किसी में भी रख लेंगे। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x - 3y इक्वल टू -10, और y का मान हमारे पास क्या आया था? देखिए y का मान हमारे पास 20 है, तो y इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 20 है। अब देखिए यहाँ पर y की जगह हमने क्या रखना है? 20 रखना है, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास 20 है। तो x - 3 गुणा 20 इक्वल टू -10। अब अगर इसकी हम 20 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 60। x - 60 इक्वल टू -10, ये 60 यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो अगर हम इसको इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू -10 + 60। अब प्लस का 60 है, माइनस का 10 है, अगर हम 60 में से 10 को घटा दें तो x इक्वल टू हमारे पास क्या था? 50। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 50, और y की वैल्यू हमारे पास 20 है। यानी अब जो नूरी की आयु वो 50 है, 50 वर्ष की है, और अब सोनू वर्तमान में कितना है? 20 वर्ष है। ये हमारे आ गए आंसर। तो क्वेश्चन बड़ा आसान था। तो चलिए अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। हमें दो अंकों की कोई संख्या दी गई है। दो अंकों की संख्या जैसे 10, 15, 20, ये सारी दो अंकों की संख्या है। इसमें एक अंक इकाई का होता है, एक दाई का होता है। तो अगर ऐसी संख्या बतानी हमने जिनका योग 9 है, इस संख्या का 9 गुणा, अगर हम इस संख्या को जो हमारे पास बनेगी इसका 9 गुणा करते हैं तो अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा होता है। यानी अंकों को पलट देंगे, अगर हमारे पास 15 है तो 15 को पलटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 51 आएगा। इसी प्रकार हमने संख्या को पलटना है अंकों को, और अगर हम अंकों को पलट ले तो इस संख्या का 9 गुणा पलटी गई संख्या का 2 गुणा हो जाता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल भी उलझने की इस सवाल में कोई जरूरत नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए हम कैसे करते हैं। तो अगर हम किसी संख्या को लिख ले, मान ले x और y लिख लिए हमने, तो पहला हमारे पास संख्या होगा इकाई और फिर दाई, ठीक है ना। तो आपको ये तो पता ही होगा। माना यानी हम अगर 10 को लिख लें तो यहाँ पर हमारे पास एक इकाई का अंक और एक दाई का अंक है। इकाई दाई ऐसे चलता हमारा, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे ही चलता है। तो देखिए माना इकाई का अंक इक्वल टू, इकाई का अंक हमें x मान लेते हैं क्योंकि दो अंकों की संख्या, इकाई का अंक x है। माना दहाई का अंक हम y मान लेते हैं। अब देखिए जो इकाई का अंक है वो किसके साथ गुणा होता है, हमारा 1 के साथ। दाई का अंक है 10 के साथ गुणा होता है, और सैकड़े का अंक 100 के साथ। यानी अगर मैं कोई संख्या लिख दूं, यानी ये लिख दी मैंने 12, तो देखिए 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 1 के साथ गुणा है, यानी 2 एकम 2 1 के साथ गुणा कर कैसे लिख सकते हैं, प्लस ये 10 के साथ गुणा है क्योंकि ये दहाई का है, तो यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 12 है। इसी प्रकार इनको कैसे लिख सकते हैं हम, दाई का अंक कौन सा है, y, तो 10y प्लस x, क्योंकि हमारे पास संख्या है x y, इसको हमें इस प्रकार लिख सकते हैं। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे करके बड़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन समझाऊंगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो अब देखिए ये हमारे पास संख्या, अगर हम इन दोनों अंकों को जोड़ दें, यानी x प्लस y इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, 9 आता है। आ गया भाई, ये समीकरण हमारे पास क्या है, 1 है। अब देखिए, अब इसने क्या कहा कि संख्या, इस संख्या का 9 गुणा, यानी संख्या हमारे पास क्या थी, ये थी, तो संख्या का 9 गुणा यानी 10y प्लस x, इसका 9 गुणा इक्वल है संख्या के अंकों को पलटने पर। अगर हम इनको पलट दें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर रफ कार्य करके दिखाऊंगा मैं। संख्या को पलट दे तो हमारे पास y इकाई का अंक बन जाएगा और फिर दाई का अंक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर हम 12 को पलट दे तो 21 बन जाएगा। अब 21 की क्या है हमारे पास है, 10 एक इकाई के अंक की 1 के साथ है और दाई के अंक की 10 के साथ है, तो 21। तो इसी प्रकार अब यहाँ पर अगर हम संख्या को पलट दे तो दाई का अंक हमारे पास x है, तो यानी x की 10 के साथ गुणा करेंगे, और प्लस इकाई का अंक y है तो y की 1 के साथ करेंगे एज इट इज। अगर हम पलट दे तो इसका 9 गुणा, इसका कितना गुणा हो जाएगा, 2 गुणा, तो 2 से गुणा कर लेंगे। उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बड़ी ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए अगर इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 9 की इसके साथ गुणा करें तो हमारे पास क्या आएगा, 9 दाई 90y और प्लस 9x। अब इसको 2 के साथ करेंगे इक्वल टू, तो 20x और ये हमारे पास 2y, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो ये यहाँ पर 20x है, अगर हम इसको इधर ले आए, चलो आप एक काम करो, x वाली टर्म को एक साइड ले जाओ, y वाली टर्म को एक साइड, क्योंकि मैंने आपको समझाना इसलिए मैं एक एक स्टेप आराम से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 90y और ये 2y प्लस का तो इधर आकर माइनस का माइनस 2y इक्वल टू 20x, ये जो x है यहाँ पर 9x प्लस का तो इधर आकर माइनस 9x। अब देखिए अगर 90 में से हम 2 को घटा दे तो हमारे पास क्या आएगा, 88y इक्वल टू 20 में से अगर हम 9 को घटा दे तो हमारे पास क्या आएगा, बिल्कुल सही 11x। अब देखिए अगर हम y वाली टर्म को इधर ले आए तो 11 है x माइनस 88y इक्वल टू हमारे पास क्या बचता, 0। तो ये हमारे पास क्या समीकरण
2 है। अब देखिए समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण 2 हमारे पास 11x माइनस 88y इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, लेकिन उससे पहले अगर हमने y को कैंसिल करना हो तो 88 से गुणा करनी पड़ेगी, x को कैंसिल करना हो तो समीकरण 1 की 11 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास फिर सेम x या y की वैल्यू सेम हो जाएंगे और सेम होगी जब भी तो कैंसिल आउट होगा। तो हम समीकरण 1 को 11 से गुणा करते हैं, समीकरण 1 को 11 से गुणा करने पर और इसको हम 1 से गुणा कर देते हैं, ऐसे की ऐसे ही रहेगी। तो देखिए अब इसकी 11 के साथ करेंगे तो 11 है x प्लस 11 है y इक्वल टू 99, ये हमारे पास आ गया है। अब ये समीकरण 1 हमने दोबारा से बना लिया है। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो लिख लेते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए 11 है x प्लस 11 है y इक्वल टू 99 और ये समीकरण 2 हमारे पास 11 है x माइनस 88y इक्वल टू 0। देखिए ये कैंसिल आउट हो चुका है हमारे पास, ये क्या है प्लस का होगा। अगर हम 88 में 11 जोड़े तो हमारे पास क्या आएगा 99y इक्वल टू, और यहाँ पर अगर हम 99 में से 0 को माइनस करें तो क्या आएगा 99। y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 99/99 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 आया हमारे पास। तो अब क्या करेंगे y की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रखने पर तो लिख लेते हैं हम y की वैल्यू, y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ये रही x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब आप समीकरण 1 में इसमें भी रख सकते हैं और समीकरण 1 में आप जो मैंने बनाई थी यानी ये इसमें भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। बनी हुई क्वेश्चन की किसी भी समीकरण में आप किसी भी वैल्यू को रख दे सेम आएगा आपका आंसर। यहाँ पर y हमारे पास 1 आया है तो अब y की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू ये 1 यहाँ प्लस है तो इधर आकर -9 माइनस 1 x इक्वल टू हमारे पास 8 है। अब x को हमने क्या माना था, इकाई का अंक माना था, तो इकाई का अंक यानी 8, और y को हमने क्या माना था ताई का, यानी ये हमारे पास है 1, तो 1 यहाँ पर लिखा जाएगा। 18 है हमारे पास ऐसी संख्या है जिसके अंकों का जोड़ 9 है। देखिए अगर हम इसके अंकों को जोड़ दें 1 प्लस 8 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 9। पहली कंडीशन पे हम खरे उतरे हैं। अब अगर इनकी संख्या को पलट दे तो संख्या का जो 9 गुना है वो 2 गुणे के बराबर होगा। ये संख्या का कितना है 2 गुना है, 9 दूनी 18। तो अगर हम इसको पलट दें यानी 81 बन जाएगा। अब ये क्या बन गया 9 गुना 9 दूनी 18 9 निमा 81, तो वेरीफाई कर रहा है हमारा नंबर। तो x इज इक्वल टू 8 है हमारे पास और y इज इक्वल टू 1 है। ये हमें अपने x और y के मान प्राप्त हो चुके हैं। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, बड़ी अच्छी तरह से आपको करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, मीना रुपये 2000 निकलवाने के लिए बैंक गई। जो मीना वो 2000 रुपये निकलवाने एक बैंक में गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा कि मुझे 50 और बस 100 रुपये के नोटों के अलावा कोई नोट नहीं चाहिए। 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए उसने कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और उसके नोटों की संख्या कितनी थी 25 थी। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपये 50 और 100 के कितने कितने नोट निकलवाए। तो हमें ये बताना है कि उसके पास जो 100 के नोट थे उनकी संख्या कितनी थी और 50 के नोट थे उनकी संख्या कितनी थी। तो देखिए पहले मान लेते, माना 50 रुपए की नोटों की संख्या x है। 50 रुपए की नोटों की संख्या इक्वल टू मान लेते हैं x है। तो माना 100 रुपए के नोटों की संख्या
इक्वल टू मान लेते हैं y है। तो अब देखिए, अब उसने क्या कहा कि जब हम दोनों 100 के नोटों की संख्या और 50 के नोटों की संख्या को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 25 नोट आते हैं। तो 50 100 प्रश्नानुसार लिखते हैं हम, प्रश्नानुसार 50 के नोटों की संख्या कितनी है, x प्लस 25 के नोटों की 100 के नोटों की संख्या कितनी है, y इक्वल टू, अगर हम इन दोनों नोटों की संख्या को जोड़ दे तो हमारे पास कितनी आती है, 25 नोट होते हैं। तो ये हमारे पास समीकरण 1 है। अब देखिए शर्त 2 के अनुसार क्या है, यहाँ पर 25 के नोटों की संख्या तो ज्ञात कीजिए 50 और 100 के कितने कितने नोट हैं। अब देखिए इसने क्या कहा है कि जो हमारे पास x है, जो x है, अगर हमने 2000 है कुल, तो अगर हम 50 की संख्या कितनी है, x है, तो 50x, क्योंकि अगर हम 50 को x से गुणा कर देंगे तो हमारे पास रुपयों की वैल्यू आ जाएगी कि कितने रुपए थे, प्लस y को किसके साथ गुणा करें, 100 के साथ। क्यों, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा, मैं कह दूं कि आपके पास 100 रुपए के 5 नोट हैं, आपको नोटों की संख्या तो पता चल गई। अब उसकी असली वैल्यू निकालनी हो कि आपके पास कितने रुपए, तो 5 नोट हैं, कितने के, 100 के, तो आप गुणा कर दोगे 5 गुणा 100 500। तो इसी प्रकार x नोट है कितने के, 50 के, तो वैल्यू निकल जाएगी। y नोट है कितने के, 100 के, इज इक्वल टू टोटल संख्या कितनी है, 2000 रुपये। तो यहाँ से हमारे पास समीकरण 2 है, लेकिन इसको हम और सरल बना लेते हैं। अगर इसमें से हम 50 को कॉमन ले देखिए 50 कॉमन लेते हैं हम, 50 अगर कॉमन ले दे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 2y इक्वल टू 2000। अब ये यहाँ पर 50 गुणा का तो इधर आकर बिल्कुल सही भाग का जाएगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ से हमारे पास क्या आता है, 4 40 आता है हमारे पास। ये हमारे पास समीकरण 2 है। अब देखिए समीकरण 1 है हमारे पास, समीकरण 2 हमारे पास है, लेकिन x की वॉल्यूम भी सही है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर सबसे पहले आप इसकी इक्वेशन बनाना सीख लीजिए। 50 रुपए के नोटों की संख्या x, 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। अगर हम दोनों के नोटों की संख्या जोड़ दें तो हमारे पास 25 आएगा, और अगर उनका असली वैल्यू निकालनी है तो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब इसमें से हमने 50 कॉमन ले दिया तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000, और 50 से भाग दे दिया तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, समीकरण 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर आप किसी भी समीकरण को घटा सकते हैं, 1 से 2 को भी या 2 से 1 को भी। अब देखिए एक हमारे पास x प्लस y इक्वल टू 25, दूसरी समीकरण हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 40। देखिए ये कैंसिल आउट हो चुका हमारे पास, ये माइनस, तो माइनस 2y माइनस 1y, तो माइनस y इक्वल टू, ये भी हमारे पास क्या आ गया, माइनस का आ गया। तो अगर हम 25 में से 40 को हटा दे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, 20, और ये 15 आ गया, माइनस का 15 आ गया। अब देखिए y इक्वल टू हमारे पास क्या आया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y का मान हमारे पास 15 आ गया। अब हमने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 एंड 2, और y का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, तो देखिए हम y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारे पास, x प्लस y इक्वल टू 25, और y का मान हमारे पास क्या आया, 15। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बड़ी आसान तरीके से आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ी अच्छी तरह से कर लोगे आप, मुझे उम्मीद है। अब y की जगह हमने क्या रखना है, 15 रखना है, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, ये 15 यहाँ पर प्लस का तो इधर आकर बिल्कुल राइट, माइनस x इक्वल टू 25 माइनस 15 है, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 10। अब देखिए x का मान हमारे पास क्या है, 10 है, y का मान हमारे पास क्या है, 15 है। हमारा काम यहाँ पर खत्म होगा, लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए x यानी 50 के नोटों की संख्या मानी, तो 50 के नोटों की संख्या हमारे पास 10 है,
और जो हमारे पास 100 के नोटों की संख्या वो 15 है। अगर दोनों के नोटों की संख्या को जोड़ दे यानी 10 + 15 = 25, तो हमारे पास समीकरण 1 आती है। अगर हम समीकरण 2 में इनको रखें तो भी हमारे पास सही वैल्यू आएगी। 50 के नोटों की संख्या कितनी हमारे पास है? 10 है, यानी 50 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 500 प्लस 15 के नोटों की संख्या हमारे पास कितनी है? मतलब 100 के नोटों की संख्या हमारे पास कितनी है? 15 है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1500 = 2000। देखिए समीकरण 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। आपको यहीं तक करना है, ज़्यादा ना उलझे। तो ये हमारे पास चौथा पार्ट था। अब हम 5वां पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। कि जो ये किराए पर पुस्तकालय में पुस्तक देता है तो प्रथम 3 दिन ये नियत किराया लेता है, यानी जो सब में सेम है, और 3 दिन से अगले दिन यानी चौथे दिन से ये हमारे पास प्रतिदिन का किराया लेने लगता है, यानी प्रतिदिन का जो फिक्स वैल्यू लेने लगता है। तो सरिता ने 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। जो सरिता वो एक पुस्तक ले आई तो उसने 7 दिन रखी। अब 7 दिन में 3 दिन नियत किराया लगा उसका और 4 दिन अतिरिक्त दिनों का किराया, तो 27 रुपये देने पड़े। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपये अदा करे। सुशी ने क्या किया? 5 दिन एक पुस्तक रखी, 3 दिनों का नियत किराया, 2 दिन अतिरिक्त किराया, उन्हें 21 रुपये दे दी। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। चलिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करने में। देखिए हम पहले मान लेते हैं, माना नियत किराया है हमारे पास x, माना अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिनों का किराया है हमारे पास, अतिरिक्त दिनों का किराया हम क्या मान लेते हैं? y। अतिरिक्त दिनों का किराया हमने क्या मान लिया? y मान लिया। अब देखिए क्या किया, सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक खरीदी। तो पहले सरिता की इक्वेशन बना लेते हैं। 7 दिनों के लिए पुस्तक खरीदी तो क्या किया? सरिता ने पुस्तक रखी। तो सरिता ने पुस्तक रखी किस प्रकार? 7 दिन रखी। तो 7 दिन में 3 दिन हमारा नियत किराया, यानी x को 3 से गुणा कर देंगे। एक दिन का मतलब नियत किराया हमारे पास x है और उसने 3 दिन का नियत किराया लगता है, तो 3x प्लस अतिरिक्त किराया। अब एक हफ्ता उसने यानी 7 दिन उसने क्या रखी? पुस्तक को रखा। 3 दिन का नियत किराया लग गया। बाकी कितने दिन और बच गए उसके पास? 4 दिन और बच गए। लेकिन 4 दिन का कौन सा किराया लगेगा? अतिरिक्त दिनों का, यानी y लगेगा। तो 4y, क्योंकि 4 दिन अतिरिक्त थे उसके पास, = कितने रुपए दिए उसने? 27 रुपये दिए। यहाँ से हमारे पास समीकरण 1 आती है। अब देखिए समीकरण 2 कैसे बनाते हैं हम। सुशी ने पुस्तक रखी। देखिए सुशी ने पुस्तक रखी। सुशी ने किस कंडीशन पे? 5 दिन रखी। तो 5 दिन में 3 दिन का नियत किराया यानी 3x, जिसका नियत किराए का x लिया जाएगा, 3 दिन का लिया जाएगा, प्लस 5 दिन रखी थी तो 3 दिन का नियत लग गया। बाकी अतिरिक्त दिन कितने बचे उसके पास से? 2 दिन बचे। तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना? y। तो 2y = उसने कितने रुपए दिए? 21 रुपए दिए। यहाँ से हमारे पास समीकरण 2 आती है। अब देखिए समीकरण 1 में भी हमारे पास x का कोफिशिएंट सेम है और समीकरण 2 में दोनों का कोफिशिएंट सेम है। तो समीकरण 1 से हम समीकरण 2 को घटा देते हैं। देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर बड़ा आसान क्वेश्चन है, मजा आ रहा है इनको करने में आपको, है ना। 3x + 4y = 27, 3x + 2y = 21। अब देखिए ये कैंसिल आउट, माइनस का होगा, ये माइनस, प्लस का 4y माइनस का 2y = 2y = माइनस। अब 27 में से अगर 21 गया तो हमारे पास कितना है? 6। तो y = हमारे पास 6/2, यानी ये कैंसिल आउट, y का मान हमारे पास क्या आ गया यहाँ से?
3 आ गया। y का मान हमारे पास क्या है 3। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2। y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो देखिए y का मान समीकरण हम 1 में रख लेते हैं, 1 में रखने पर। तो अब हम y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3x + 4y = 27। 3x + 4y = 27। और y का मान हमारे पास क्या आया, y का मान हमारे पास आया है 3 आया है। तो y की जगह हम क्या रख लेंगे, यहाँ पर 3 रख लेंगे। तो 3x + 4 × 3 = 27। इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 है। 3x + 12 है = 27। अब देखिए ये 12 यहाँ पर प्लस है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 3x = 27 माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 12 है। अगर हम 27 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x = 15 आ गया। अब देखिए x = 15 है बटे में 3, क्योंकि ये यहाँ पर गुणा है तो इधर आकर भाग का, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। 3 × 5 = 15, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। तो देखिए यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और y = आ गया 3। अब हमने बताना क्या था कि भाई जो नियत किराया है वो 1 दिन का 5 रुपये लगता है, और प्रतिदिन का किराया है वो 1 दिन का 3 रुपये लगता है। तो हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। अब प्रश्नावली 3.4 आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब प्रश्नावली 3.5 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो यार, मेहनत लगती है, और सभी बच्चों के पास शेयर किया करो, क्योंकि इस वीडियो का हमारा बनाने का मतलब है कि बच्चों को फ़ायदा हो, हमें किसी और, बस आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।